नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। ग्लोबल इकोनॉमी के साथ हमेशा की तरह हम कर रहे हैं आज की शुरुआत। तो सबसे पहली न्यूज आज है ऑयल के बारे में। तो ऑयल के प्राइसेस थोड़े से कल बढ़ते हुए नजर आए। ब्रेंट क्रूड का जो इंडेक्स है वो थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया है। इसके दो तीन रीजन है। एक तो आप वाकिफ होंगे कि मिडिल ईस्ट में कुछ टेंशन्स बढ़ रहे हैं जब से रेड सी के प्रॉब्लम्स चालू हो गए तब से। तो बेसिकली सुएज कैनाल जो इतनी सारी ग्लोबल शिपिंग ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं रिगार्डिंग अ मिलिटेंट ग्रुप फ्रॉम येमेन। तो इसके चलते जो टेंशन्स पिछले हफ्ते से बढ़ रहे हैं, उसी के चलते ऑयल मार्केट में कुछ टेंशन्स जो थे वो बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। एंड बिकॉज इतना सारा शिपिंग ऑयल का सुएज कैनाल के थ्रू आता है, तो ये सारे कंसर्न्स की वजह से थोड़े से प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही यूएस फेडरल रिजर्व ने अब तक जो जो इंडिकेशंस दिए हैं, तो उसके चलते थोड़ा सा रेट कट के एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी फैक्टर इन होना शुरू हो गए। तो रेट कट के बाद सारी चीजें जो है वो इन लाइन आने लगती है कि मार्केट ये चीजें डिस्काउंट करने लगता है कि रेट कट के बाद क्या होगा। डिमांड बढ़ जाएगी, बोरिंग जो है वो चीपर रेट पे होगी, तो आउटपुट ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आउटपुट बढ़ जाएगा तो ऑयल जैसे कमोडिटी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसी चीजें जो है जो डिमांड बढ़ाने वाली है ऑयल की, तो ये सारी चीजें जो है वो प्राइस हमेशा ऊपर ले जाने वाली है। तो ये दोनों चीजों की वजह से थोड़ा सा ऑयल मार्केट कल बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, यानी ब्रेंट क्रूड का जो इंडेक्स है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन एक चीज थी जो वे डाउन कर रही थी इन चीजों को, एंड दैट वाज कि मेर्स्क करके जो ग्लोबल शिपिंग कंपनी है, डेनमार्क की शिपिंग कंपनी है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ शिपिंग ट्रेड। तो उन्होंने अनाउंस किया है कि दे आर रीस्टार्टिंग द शिपिंग रूट फ्रॉम द रेड सी, फ्रॉम द सुएज कैनाल। तो ये एक अनाउंसमेंट थी जो थोड़ा सा चीजें स्ट्रीमलाइन करती हुई नजर आ रही है इन द ऑयल मार्केट। बट स्टिल जो प्रॉब्लम्स है वो भी अभी भी जारी है। एंड चाहे मेयर्स ने ये अनाउंस किया हो, लेकिन बहुत सारी शिपिंग कंपनीज अभी भी दे आर नॉट टेकिंग द रिस्क ऑफ गोइंग थ्रू रेड सी। तो ये सारी चीजें करंटली फैक्टर कर रही है मार्केट में। रेड सी जो ये जो जगह है, दैट इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर 12% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड दैट हैपेंस फ्रॉम द शिपिंग रूट। तो इसीलिए इट इज सो इम्पोर्टेंट, एंड इसीलिए इस वजह से ये जो प्रॉब्लम्स एंड टेंशन वहां पर बढ़ रही है, वो इतनी ज्यादा वर्ल्ड के ऑयल मार्केट्स को जो है वो फैक्टर इन कर पा रही है। अगली न्यूज है रिगार्डिंग इंटेल। तो एक एक तरीके से कह सकती है कि सरप्राइजिंग न्यूज भी रही फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि इसराइल ने ग्रांट किया है इंटेल को $3.2 बिलियन ऑफ ग्रांट। एंड दैट इज बिकॉज इंटेल इज इन्वेस्टिंग $25 बिलियन इन अ चिप प्लांट। तो ये सेमीकंडक्टर चिप के लिए प्लांट है जो वो इसराइल में करने वाली है। सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि करंटली जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टाइन, उनके चलते दिस announcement was quite surprising. It is quite large also in amount। $25 बिलियन का चिप प्लांट का अनाउंसमेंट इंटेल ने किया है, जो इसराइल के लिए बिगेस्ट एवर इन्वेस्टमेंट बाय एनी कंपनी रहेगा। तो एज यू माइट बी ऑलरेडी अवेयर कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस में अभी इसराइल का वॉर चल रहा है विद पैलेस्टाइन, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी वे इन हो रही है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इंटेल ने अनाउंसमेंट की है दैट दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट दिस मच मनी, बिकॉज ऑब्वियसली इसराइल की तरफ से भी, इसराइल की गवर्नमेंट भी काफी अच्छे ग्रांट्स इंटेल को यहाँ पर देने वाली है। ऑब्वियसली इट्स अ स्वीट डील फॉर बोथ, बिकॉज ओनली देन विल अ कंपनी लाइक इंटेल प्लान टू इन्वेस्ट इन अ कंट्री लाइक इसराइल। इसराइल के जो फाइनेंस एंड इकोनॉमी मिनिस्ट्रीज है, उन्होंने ये कहा है कि लुकिंग एट द लाइट ऑफ लुकिंग एट दिस इन्वेस्टमेंट इन द लाइट ऑफ ग्लोबल कंपटीशन, ये एक काफी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है उनके इकोनॉमी के प्रोस्पेक्ट्स के लिए। एंड ये एक एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्फिडेंस है इसराइल की इकोनॉमी में, ऐसा भी उनका यहाँ पर कहना था। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके जो फिस्कल बेनिफिट्स है जो इसराइल को होंगे, दे विल बी मच मोर देन द ग्रांट दैट दे आर गिविंग टू इंटेल। तो ये उनका यहाँ पर नजरिया है। इन एडिशन टू द ग्रांट, एक और चीज जो यहाँ पर अग्री कर दी गई है वो ये है कि जो ये जो चिप मेकर कंपनी है इंटेल, दैट इज गोइंग टू कमिट टू बाय ऑलमोस्ट $16.6 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इजरायली सप्लायर्स। तो सेमीकंडक्टर प्लांट को या फिर जो चिप प्लांट है उसको चलाने में लगने वाली जो चीजें हैं, उसमें से इतनी ज्यादा कमिटमेंट वो इंटेल से ऑलरेडी ले रहे हैं कि वो इजरायली सप्लायर से ही आएंगी। एंड इसी के चलते ये जो अग्रीमेंट है, दैट हैज बीन एंटर्ड इनटू बिटवीन इजराइल एंड इंटेल। अब बढ़ते हैं हम इंडियन इकोनॉमी की ओर। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर है करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में, जिसका नंबर कल अनाउंस हुआ था। तो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो नैरो हो गया है, यानी कम हो गया है टू $8.3 बिलियन फॉर सितंबर टू फॉर जुलाई टू सितंबर क्वार्टर, दैट इज द सेकंड क्वार्टर।
As per this data, this amounts to 1% of India's GDP, roughly 1% of India's GDP. And अगर हम फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर की बात करें, यानी पहले 6 महीनों की बात करें, तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट मोर देन हाफ हो गया है कंपेयर टू द 6 मंथ्स ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो पहले 6 महीनों के लिए जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, दैट इज $17.5 billion compared to $48.8 billion that was there in the last year. तो लास्ट ईयर में एक एबनॉर्मली हाई नंबर था, एंड इट हैज इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली बिकॉज फिजिकल डेफिसिट या फिर करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा होना हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, हमारी फॉरेन एक्सचेंज के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीजें जितनी कम होगी उतना बेटर रहेगा। यहाँ पर आरबीआई का ये भी कहना है कि अंडरलाइंग द लोअर करंट अकाउंट डेफिसिट ऑन ईयर बेसिस, जो मेन रीजन था इसके लिए, दैट वाज जो मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो गया है इन दिस ईयर, दैट हैज डिक्रीज्ड टू $61 billion फ्रॉम $78.3 billion। अभी ये चीजें देखने के दो नजरिए हो सकते हैं। इसका एक मीनिंग ये हो सकता है कि हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो गया है, एंड हम ज्यादा से ज्यादा इंडिया में चीजें बन रही है, इसलिए हमें फॉरेन ट्रेड पर ज्यादा डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है। अगर ये उसका कंक्लूजन है, देन दैट मीन्स दैट वी आर इन वेरी गुड पोजिशन। बट इससे ये भी एक और कंक्लूजन इससे ये लगाया जा सकता है कि हो सकता है हमारे पास उतनी डिमांड ही नहीं रही इस ईयर में। बट लुकिंग एट ऑल द नंबर्स दैट हैव कम, जीडीपी नंबर्स का जो ग्रोथ है, जीएसटी के कलेक्शंस जो हो रहे हैं, इट सीम्स दैट द फॉर्मर इज द केस। यानी हो सकता है कि अ लॉट ऑफ ट्रेड सब्स्टिट्यूशन हैज हैपेंड। जो चीजों के लिए हम इंपोर्ट पे डिपेंड होते थे, वो हम टू सम एक्सटेंट वी हैव ट्राइड टू फाइंड डोमेस्टिक अल्टरनेटिव्स फॉर दैट, एंड इसी वजह से हमारा थोड़ा सा ट्रेड डेफिसिट जो है वो इन कंट्रोल आना शुरू हो गया है। अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 3 महीनों की बात करें, तो वहां पर करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो $9.2 billion था, यानी 1.1% ऑफ द जीडीपी रफली। एंड वहां से भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट यहाँ पर नजर आ रही है। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे जो राइज हुआ है गुड्स ट्रेड डेफिसिट में, दैट वाज कैंसल्ड आउट बाय 4.8 बिलियन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज इन ट्रेड सर्विस ट्रेड सरप्लस। तो बेसिकली हमारा सेकेंड क्वार्टर में ट्रेड जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, whether it is in the form of IT or a lot of other things, तो वो अच्छे से बढ़ने की वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो थोड़ा सा और कंट्रोल में आ गया है। सो दीज वर सम ऑफ द डेवलपमेंट दैट हैव हैपेंड इन द करंट अकाउंट डेफिसिट regime. The next news is about lower ad spends. तो basically we are talking about the entertainment industry in general. इस साल में 2023 ईयर इज नाउ कमिंग टू एन एंड, एंड वहां से ये पता लगा है कि जो टीवी रिलेटेड एड्स है उनके स्पेंड्स इस साल में बहुत कम रहे। एंड मेनली जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फायदा इस साल जो हुआ है, दैट इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ सिनेमास। सो सिनेमा इंडस्ट्री हैज डन रियली वेल इन 2023। तो कंसोलिडेशन एक होगा 2024 में, ऐसा एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल अगर हम देखें तो दिस ईयर वाज अ मिक्स्ड बैग फॉर द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मेनली बिकॉज टीवी एड स्पेंड्स बहुत कम रहे। जो भी एड स्पेंड्स हुए थे वो मेनली वर्ल्ड कप सेंटर्ड बहुत सारे हुए थे। इनफैक्ट टीवी सेगमेंट इन जनरल रिपोर्टेड अ बिलो पार ग्रोथ फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, एंड जो भी स्पेंडिंग था ई कॉमर्स या फिर गेमिंग कंपनीज का, वो उन्होंने कम कर दिया। दैट इज क्वाइट नेचुरल बिकॉज गेमिंग कंपनीज खुद एक क्राइसिस से गुजर रही है। ई कॉमर्स के भी वॉल्यूम्स ज्यादा बड़े नहीं है इन द लास्ट 1 ईयर। तो ऐसे में जो मेन स्पेंडर्स होते हैं ऐसे एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू के लिए, तो वो काफी कम रहे ड्यूरिंग दिस ईयर। सो दैट इज हाउ इट हैज इम्पैक्टेड द एड रेवेन्यू साइड ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। In fact, the ICC 2023 Cricket World Cup had a above expectation performance in terms of ad revenues, 25% increase ऐसा माना जा रहा था, लेकिन that has actually exceeded the expectations, and they have spent the ad spends on the World Cup were almost 3,000 crore rupees. So that's a very big number for the entertainment industry. जहां तक कि बॉक्स ऑफिस की बात आती है, यानी सिनेमा इंडस्ट्री की बात आती है, तो टोटल स्पेंडिंग इसमें फ्रॉम जनवरी टू नवंबर 2023 वाज ऑलमोस्ट 10,200 करोड़। एंड कंसिडरिंग द रिलीजेस दैट हैव हैपेंड इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो ये मार्क जो है वो 11,000 क्रॉस कर जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का यहाँ पर कहना है। अगर हम हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात करें, देन दे हैव इंक्रीज बाय मोर देन 20% कंपेयर टू द प्री कोविड लेवल्स। सो करंटली 2023 की अगर हम एंटायरली बात करें, तो सिनेमा इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा साल यहाँ पर रहा। अब बढ़ते हैं हम स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर। सबसे पहला अपडेट है अदानी ग्रुप के बारे में। तो अदानी ग्रुप ने इन्वेस्ट करने का अनाउंसमेंट कल किया है ऑफ ₹9,350 करोड़ ऑफ इक्विटी इन अदानी ग्रीन एनर्जी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये अप्रूव किया है इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंशियल इश्यू ऑफ वारंट्स, एंड दे आर गोइंग टू हैपन एट अ शेयर प्राइस ऑफ ₹1,480।
कंपनी का ये अनाउंसमेंट में कहना था कि जो फंड्स होंगे, जो इन्फ्यूजन होगा बाय अदानी ग्रुप इनटू अदानी ग्रीन एनर्जी, दे विल बी यूटिलाइज्ड फॉर डी लेवरेजिंग, यानी जो डेट है कंपनी की वो कम करने में, एंड एक्सेलरेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो जो भी केपेक्स करना होगा कंपनी को उसको और बढ़ाने के लिए ये जो पैसे है उनका यूज यहाँ पर होने वाला है। उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि अदानी ग्रीन एनर्जी इज नाउ फुली इक्विप्ड टू अचीव द स्टेटेड टारगेट ऑफ 45 गीगावाट्स बाय 2030। जो टारगेट उन्होंने पहले मेंशन किया है वो अचीव होगा, ऐसा उन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट में कहा है, विथ 20.6 गीगावाट्स लॉक्ड इन कैपेसिटी, जो इस अनाउंसमेंट के बाद ऑलरेडी इन प्रोसेस है, एंड दे हैव आल्सो सिक्योर्ड लैंड ऑफ ओवर 2 लाख एकर्स विच विल बी इक्विवेलेंट टू ओवर 40 गीगावाट्स ऑफ एडिशनल कैपेसिटी। तो काफी अच्छी लैंड बैंक भी उनके पास यहाँ पर ऑलरेडी इन स्टोर है फॉर अचीविंग दीज पर्टिकुलर एक्सपांशंस दैट दे आर प्लानिंग। अगली न्यूज है बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस एंड आरबीएल बैंक दोनों के स्टॉक्स कल गिरे, एंड द रीजन वाज कि आरबीआई ने सिर्फ 1 और साल का लाइसेंस जो है वो ग्रांट किया है फॉर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स। तो यहाँ पर ये एक काफी नेगेटिव न्यूज एक तरीके से हम कह सकते हैं दोनों कंपनीज के लिए, मोर सो फॉर आरबीएल, बट वो कैसे मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आरबीआई का ये कहना है कि दे ऑब्जर्व सीरियस डेफिशिएंसीज इन बजाज फाइनेंस अडेयरेंस टू द गाइडलाइंस, और जो गाइडलाइंस उनको अवॉइड करनी होती है फॉर अ क्रेडिट कार्ड बिजनेस, फॉर अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बिजनेस, तो उसमें कुछ सीरियस डेफिशिएंसीज थी, ऐसा यहाँ पर आरबीआई ने कहा है, एंड दे हैव ग्रांटेड ओनली 1 ईयर ऑफ एक्सटेंशन फॉर द एनबीएफसीज को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स। तो आरबीआई ने सो बेसिकली क्या है कि एनबीएफसीज को क्रेडिट कार्ड्स देना अलाउड नहीं होता अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ आरबीआई। सो मोस्ट एनबीएफसीज दे डू अ को ब्रांडिंग, जहां पर वो किसी बैंक के साथ पार्टनर करते हैं। बजाज फाइनेंस की क्रेडिट कार्ड की पार्टनरशिप्स आरबीएल बैंक एंड डीबीएस बैंक के साथ है। डीबीएस बैंक की पार्टनरशिप इज जस्ट 1 ईयर ओल्ड, बट आरबीएल बैंक के साथ बजाज फाइनेंस की एक काफी लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप रही है फ्रॉम FY18। सो ऐसे में जब आपका एक इंपॉर्टेंट बिजनेस इतना अफेक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका फर्क स्टॉक मार्केट्स पर भी होने वाला है। अल्दो बजाज फाइनेंस के लिए कल उतना बड़ा हिट नहीं था उनके स्टॉक प्राइस पर, मेनली बिकॉज क्रेडिट कार्ड्स इज जस्ट वन स्मॉल सेगमेंट ऑफ देयर बिजनेस, एंड दैट इज व्हाई इट डज नॉट अफेक्ट देम मच। बट आरबीएल बैंक का स्टॉक कल ऑलमोस्ट 5% से गिरा था बिकॉज ऑफ दिस अनाउंसमेंट। अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द एक्सपर्ट्स, जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स आरबीएल बैंक बजाज फाइनेंस के साथ देता है, दे अकाउंट फॉर 60 to 65% of RBL Bank's total credit card issuances. So obviously it's a very important part for RBL Bank, जिस वजह से उनका जो करेक्शन दिखा कल वो काफी ज्यादा था देन एक्सपेक्टेशन। बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें देन रिसेंटली दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ हीट फ्रॉम आरबीआई। बहुत सारी चीजें जो है दे हैव कम टू बी नेगेटिव न्यूज फॉर देम। रिसेंटली अगर हम 15 नवंबर की उनके अनाउंसमेंट की बात करें तो वहां पर दो लेंडिंग प्रोडक्ट्स को दो लेंडिंग प्रोडक्ट्स पर सैंक्शन आरबीआई ने दिया था, दैट इज ई कॉम एंड इंस्टा ईएमआई कार्ड, जिसका इमीडिएट इफेक्ट में उन्होंने जो अपने कंप्लायंसेस है वो बजाज फाइनेंस को इन लाइन लाने को कहा था। सो उसके बाद ये एक और स्मॉल सेटबैक बजाज फाइनेंस को यहाँ पर नजर आ रहा है। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को मिला है ऑर्डर टू प्रोवाइड 1350 डीजल बस चैसी टू उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन। तो काफी सिग्निफिकेंट ऑर्डर है यहाँ पर। दिस इज फॉर प्रोवाइडिंग टाटा LPO 1618 डीजल बस चैसी विच इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर इंटरसिटी एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। तो जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है वो जहां पर भी ट्रैवल रिलेटेड है या फिर इंफ्रा अपग्रेडेशन का है वो इन फुल फोर्स नजर आ रहा है करेंटली, एंड उसका फायदा कुछ कंपनीज को होता हुआ नजर आ रहा है। अर्लियर इन दिस मंथ अशोक लेलैंड, जो कंट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, उनको भी तमिलनाडु की गवर्नमेंट से एक काफी बड़ी ऑर्डर मिली थी फॉर मेकिंग डीजल नॉन एसी बसेस। तो उसका एक और ऑर्डर कमर्शियल स्पेस में हम देख रहे हैं कि काफी अच्छे से फ्लो हो रहा है ऑर्डर्स का यहाँ पर। ये जो chassis for Tata LPO buses है, they conform to the BS6 emission standard, ऐसा कंपनी ने कहा है, which is designed for intercity and long distance travel, as I said. And previously अगर अब तक हम बात करें टाटा मोटर्स की एग्जीक्यूशन की इन द कमर्शियल स्पेस, तो अब तक ऑलमोस्ट 58,000 बसेस जो है वो उन्होंने प्रोवाइड किए टू वेरियस स्टेट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग स्टिल डेट। मैंने जस्ट एक रिसर्च किया कि हाउ मच ऑफ एन इम्पैक्ट विल दिस प्रूव फॉर टाटा मोटर्स। तो एक चैसी की कॉस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर मॉडल कम्स आउट टू अराउंड 25 to 30 lakhs। तो इससे कंपनी को अराउंड 300 से 350 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है, कंसिडरिंग द अमाउंट इज कंसिडरिंग द नंबर इज 1350 डीजल व्हीकल्स। सो नॉट वेरी बिग फॉर द कंसोलिडेटेड टाटा मोटर्स इंडस्ट्री, बट उनके कमर्शियल व्हीकल का जो डिवीजन है
उसके लिए ये काफी सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। तो ये थी आज की सारी न्यूज। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पे, दैट इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो चाइनीज मार्केट्स में लास्ट ट्रेडिंग डे वाज 22 तब एक बहुत ही नई चीज, बहुत ही बड़ी चीज उनके मार्केट में हुई थी। टेंसेंट, जो चाइना की बिगेस्ट पब्लिक कंपनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, उनका स्टॉक क्रैश हुआ बाय 16% ऑन अ सिंगल डे। विद इन अ फ्यू मिनट्स इट क्रैश बाय 16%। एंड द रीजन वाज, चाइना ने अनाउंस किए हैं कुछ गाइडलाइंस विच इज एम्ड टू रिड्यूस एक्सेसिव गेमिंग। तो टेंसेंट ये जो कंपनी है, दैट मेनली इन्वेस्ट इन अ लॉट ऑफ गेमिंग कंपनीज, उनके खुद के गेमिंग कंपनीज है। तो टोटली उनका जो बिजनेस मॉडल है, दैट इज सेंटर्ड अराउंड पीपल डूइंग अ लॉट मोर गेमिंग एंड स्पेंडिंग अ लॉट मोर टाइम इन गेमिंग। तो इस पर इनका मेनली बिजनेस मॉडल जो है वो सेंटर्ड है। एंड जो ये 15-16% का फॉल है, वो क्यों इतना सिग्निफिकेंट है, क्यों इतना बड़ा है? बिकॉज दिस मार्क्स द बिगेस्ट वन डे ड्रॉप फॉर द कंपनी सिंस 2008। किसी भी कंपनी का 2008 से लेके आज तक एक दिन में इतना बड़ा वेल्थ डिस्ट्रक्शन अब तक कभी नहीं हुआ था। इस स्टॉक क्रैश की वजह से उनकी जो कंपनी की मार्केट कैप है, दैट डिक्रीज बाय $55 बिलियन विद इन अ फ्यू मिनट्स बिकॉज ऑफ दिस अनाउंसमेंट। एंड ओवरनाइट अगर हम उनकी इंडस्ट्री की बात करें, चाइनीज गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें, देन इट्स वैल्यूएशन डिक्रीज बाय $80 बिलियन इन अ सिंगल डे, दैट वाज ऑन 22 तो ऑनलाइन गेमिंग्स के रिलेटेड एक रेगुलेशन उन्होंने ये लाया है कि इट हैज नाउ बैंड फ्रॉम गिविंग प्लेयर्स रिवॉर्ड्स इफ दे लॉग इन एवरी डे। एंड इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर लाई है जो मेनली इस पर सेंटर्ड है कि ऑनलाइन गेमिंग पर थोड़े कर्व्स लाए जाए, कुछ जो इंसेंटिव्स है इस इंडस्ट्री को जो मिल रहे थे वो कम किए जाए। ये सारी चीजें उन्होंने लाने की कोशिश की है। टेंसेंट काफी काफी बड़ी कंपनी है। इट हैज इनफैक्ट इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन इंडिया एज वेल। ऑलमोस्ट $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उन्होंने इंडियन कंपनीज में किया है, लाइक शेयर चैट, लोकल, उड़ान, स्विगी, ओला। तो ये सारी कंपनीज में उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है इंडिया में। इट इज ऑल्सो अ वेरी बिग नेम ग्लोबली बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट पावर दैट दे हैव। इट्स अ वेरी बिग कंपनी। तो द थिंग इज कि इससे हमें ये समझ में आता है कि एज इन्वेस्टर्स हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि रेगुलेशंस का कितना इम्पैक्ट हो सकता है हमारी इन्वेस्टमेंट पर। ऑब्वियसली रेगुलेशंस टू सम अमाउंट हर एक इंडस्ट्री में होती है, वेदर यू डू एनी बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस होगा, ऑटोमोबाइल बिजनेस होगा, कोई भी बिजनेस होगा, आपको रेगुलेशंस का या फिर गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ असर पड़ने वाला है। बट यू हैव टू वे इन कि आपकी इंडस्ट्री में अगर आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जो से गेमिंग इंडस्ट्री में होगी, या फिर इथेनॉल सेक्टर, अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो इथेनॉल पे एक गवर्नमेंट डिपेंडेंस काफी ज्यादा होता है। तो आपको हमेशा ये वे इन करने की जरूरत है कि वैल्यूएशंस जिस वैल्यूएशन पे आपको ये कंपनीज मिल रही है, कंसिडरिंग द रेगुलेशंस एंड गवर्नमेंट का जो एक तरीके से कह सकते हैं इंटरफेरेंस इन योर बिजनेस, या फिर गवर्नमेंट के पॉलिसीज आपको कितने अफेक्ट करते हैं, वो वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के आपको ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट सेंस बनता है या नहीं। बिकॉज द काइंड ऑफ वेल्थ दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, वो कुछ इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा हो सकता है। सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड एज एन इन्वेस्टर इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन सच sectors and industries which have a lot of influence of government policies. So that was it for today's Believe It or Not and today's episode of आज की ताजा खबर। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, एंड शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। हमारी वेबसाइट investchetna.in को भी विजिट करना मत भूलिए, काफी अच्छे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं आपके लिए। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप ये ट्राई करें एक बार। दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।